हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीवाईक्यू की नज़र सीरीज में हम 2018 तक प्रश्न करा चुके हैं पीवाईक्यू प्रीलिम्स के। ठीक है, अब हम जो है 2019 में प्रवेश कर गए हैं। इसको भी बहुत जल्दी समाप्त करके धीरे धीरे हम 2025 तक समाप्त कर लेंगे और इसके बाद जो है हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे। उसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो वो आप लोग देखना अच्छे से। ये भी आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि इससे जो है आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। जैसा जैसे मैं बस गाइड करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए, क्योंकि इसमें थीम होती है जो हर साल रिपीट होती है। वही थीम है, अगर वो थीम को आपने पकड़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ लिया, तो आपको बहुत जल्दी जो है मतलब क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद होगी और आपका सिलेबस भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें एक फ़ायदा मतलब आपको और होगा, मतलब मैं आपको एक चीज़ और करके दूंगा। लास्ट में जब 2025 तक क्वेश्चन करा लूंगा तो एक लिस्ट आपको दूंगा जिसमें हम थीम को बताएंगे कि ये थीम हर साल रिपीट होती है। तो लगभग आपको जो है 100 के आसपास कुछ ऐसी थीम बता दूंगा जो आपके प्रीलिम्स में मदद करेगी। बस उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ के चले जाइए, 100 टॉपिक को, और बस उसके बाद जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो मैं बताऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन आप उससे पहले हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन से पहले क्या करेंगे, हम सिलेबस को देखेंगे। तो हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। सिलेबस के बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं जाएंगे, मतलब सिलेबस को देख करके ही हमको पढ़ना है और सिलेबस हमारा आधार है, सिलेबस और पीवाईक्यू। तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, तो प्रीलिम्स में केवल सामान्य लिखा हो, भारतीय राजतंत्र शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। अब देखिए पंचायती राज साफ साफ दिया हुआ है, तो पंचायती राज को हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसको प्रीलिम्स के लिए हम इंपॉर्टेंट मान करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे प्रश्न बना देता है यूपीएससी। तो देखिए प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, तो मेंस के सिलेबस की ओर जाएंगे। तो मेंस में जैसे आप GS2 में जाओगे, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है कि चेंज कर लूँ, चेंज कर लेता हूँ। इसमें जैसे ही आप जो है GS सेकंड पेपर में जाओगे, GS सेकंड में, तो GS सेकंड में आपको जो है यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ पर जो है आपको संविधान और शासन प्रणाली मतलब पॉलिटी आपको पढ़ना है। ठीक, बाकी पॉलिटी में गवर्नेंस से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कोई पॉलिसी आ गई, सरकार की कोई योजना आ गई, तो उससे यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, तो उसको भी हम मिसलेनियस में रख के पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आप शुरू के 10 पॉइंट इसके हैं, आप इसको पॉज करके रुक करके देखना है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हर बार मैं पिछले वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो ये बताऊंगा तो वीडियो होता जाता है लंबा, तो हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। बाकी इसको आप पॉज करके पढ़िए, क्योंकि वही चीज़ मैं पढ़ूंगा, वही चीज़ आप भी रोक करके पढ़ लीजिए। जहाँ समझ में ना हमें कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा भी कर देंगे। तो चलते सीधे। देखिए संसद दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको विधायिका बताता हूँ कि विधायिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में भी बताया मैंने कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे विधायिका है, शॉर्ट में लिखा। विधायिका को मैंने दो हिस्से में बांधा, एक केंद्र की विधायिका, ये संघ की हो गई, एक आपकी राज्य की होगी। दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है। ठीक, ये दोनों पढ़ लोगे। इसके साथ साथ यहीं पर स्थानीय स्वशासन भी पढ़ लेना है, जिससे क्या होगा कि लिंकिंग हम पर समझ पाए, मतलब 3 स्तर को हम समझ पाए, केंद्र के स्तर को समझ पाए, ये संघ के स्तर को समझ पाए, फिर उसके बाद राज्यों के स्तर को समझ पाए। ठीक है, राज्य के स्तर को समझ पाए, फिर उसी के साथ साथ तीसरी व्यवस्था हमारी जो है स्थानीय स्वशासन, इसको भी हम समझ पाए। ठीक, तो आपको ऐसे पढ़ना है। तो आराम से जो है आप रोक करके इस तरह से पढ़िए आराम से, फिर इन प्रश्नों को हल करिए। बाकी यहाँ पर जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इसको तो आप देखते ही रहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप जो है कार्यपालिका में आ जाइए। तो विधायिका के ही कुछ हिस्से में कार्यपालिका का भी प्रभाव, मतलब कार्यपालिका ही वही बन जाती है। विधायिका के कुछ लोग मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब कार्यपालिका भी 2 प्रकार होती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी होती है। अस्थायी में आप जानते हो जितने भी शासक हमारे आते हैं, नेता वगैरह आते हैं, वो सब अस्थायी में आ जाते हैं, जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी में आप लोग आ जाओगे, IAS वगैरह, IAS PCS। ठीक है, तो ये चीज़। फिर इसके बाद न्यायपालिका आ जाए, इससे भी यूपीएससी सवाल बनाता है, तो इससे हमको बिल्कुल भी, अब ये इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी इसको 2 हिस्से में नहीं करके देखेंगे। इसमें क्या एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ, तो हम पहले केंद्र के स्तर पे, केंद्र क्या मतलब इसमें हम केंद्र और राज्य देखेंगे नहीं। राज्यों में तो मान लो जिला स्तर और सत्र न्यायालय वगैरह होगी, तो उसको तो हम पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी उनसे भी सवाल आजकल बनाने लगा है। मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो अवधारणा आई कि हमें तेजी से जो है केसों को निपटारा करना है, इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, अर्थात उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे। शॉर्ट में देखिए दोस्त लिखता है क्योंकि जगह कम होती है। फिर यहाँ पर जो है हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय, यहाँ पर भी उच्चतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च लिख गया, यहाँ उच्च न्यायालय और ये उच्चतम न्यायालय। अब इसमें क्या होता है, कुछ केसेस जो होते हैं जिनकी रिट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जैसे कि अनुच्छेद 32 को, अगर मूल अधिकार का किसी भाग का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, सीधे हाई कोर्ट भी जाना है, तो आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, अभी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, मतलब ये टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक के अंतर्गत आपको मैंने सब टॉपिक भी बता दिया। ऐसे ही मैं लिस्ट लेकर के आऊँगा, लिस्ट भी आपको बाद में दे दूंगा।
अभी आप ये सब मांगने न लगना। जैसे मैं कुछ बच्चों के लिए कहता तो 1979 से जो है 2025 तक मैं एमसीक्यू कराऊंगा, मतलब प्रश्नों को कराऊंगा। अब आपने तुरंत मांगने लगते हो सर दे दीजिए। अरे हमारे पास टीम का भाव है दोस्त, इसलिए दिक्कत होती नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ दे दूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे जो चीज़ मैं बताई जा रही हूँ उसको आप पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हजम हो जाएंगी। इकट्ठा अगर कोई चीज़ लेने की कोशिश करोगे लालच में तो सब वहीं पर डामाडोल हो जाएगा। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपल प्रश्न है, आप इसको रोक करके पढ़ भी सकते हो। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कला भी होती है, मैं आपको कला भी सिखाऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को करा कैसे जाता है। जैसे मान लो ये प्रश्नों को मैं करने के लिए आपको कहूँ, अब जैसे क्या कह रहा है, जब आप लगभग 5 या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब आप ये प्रश्न करने की स्थिति में हो जाओगे। आपको आता भी नहीं होगा तब भी आप कर लोगे। अब क्या कह रहा है, संसद निर्भरता निवारण, मतलब कि डिस्क्वालीफाइंग कानून था ना, डिस्क्वालीफाइंग लाभ का पद वगैरह जो आप जानते हो, अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, डिस्क्वालीफाइंग प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइंग प्रिवेंशन एक्ट 1959। ठीक है, कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। अब इसमें देखिए लाभ का पद क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है। अब आपको पता होगा कि संविधान में इसको डिफाइन किया गया कि नहीं किया गया, नहीं किया गया, स्वाभाविक साथ समय समय पर न्यायपालिका ने किया है इसको। ठीक है, तो लाभ के पद के बारे में थोड़ा सा जान लो, लाभ के पद में कौन कौन से पद को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब विस्तार से मैं कभी चर्चा करूंगा इसकी। फिर उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया। अब हमें नहीं पता कि 5 बार किया गया कि 10 बार किया गया, अब इतना ही अगर पढ़ने लगेंगे तो हो जाएगा फिर। अब सीधी बात, शब्द लाभ का पद जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, भारत के संविधान में भली भांत, अब यहीं पर हमने इसको पकड़ लिया, भली भांत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो भली भांत तो भाई सीधी बात है, संविधान में अगर होता तो हमें पहले से भी पढ़ने को मिलता है, इसके लिए अलग अधिनियम बनाए गए, तो हमने तुरंत तीसरे को एलिमिनेट किया। जैसे किया तुरंत आपके हाथ में आंसर होगा, लेकिन हम इसको सब डिटेल एनालिसिस में पढ़ेंगे। बाकी आपको अभी जाकर क्या पढ़ना है, टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक इसी टॉपिक से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ऐसे आप करिए कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों बता दिया। ऐसे देखना आगे प्रश्न आएंगे, न्यायपालिका से भी आएगा वो भी मैं बताऊंगा, कार्यपालिका से आएगा वो भी बताऊंगा। अभी क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में से कौन सा कथन सही है। ठीक, भारत के संविधान में 44वें, अब देखिए यहीं पर आपको जो है तुरंत मैंने बताया, तो आपको 42वां संविधान संशोधन पढ़ना है। ठीक है, इसी को मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब ये क्यों बोला गया है इसको देखना। फिर 44वां संविधान संशोधन क्या था, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों को अच्छा तुलना करो। फिर 44वें संविधान के समय में क्या हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी थी थोड़ा देख लेना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है कि अब हमको विशेष जनता पार्टी वगैरह, क्योंकि यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था, मैंने पिछले उसमें कराया था कि जब मतलब देश जब आज़ाद हुआ था, देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद पहली विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी। तो ऐसे थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी क्या बना, जनता पार्टी या जनसंघ के बारे में पूछ सकती है। जो आज की भारतीय जनता पार्टी वो जनसंघ से निकली हुई पार्टी है। ठीक है, बाद में वो जनता पार्टी के उसमें आई और फिर 1979 में, फिर बाद में 1980 में क्या कर दिया उन्होंने, बीजेपी का गठन कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेना, क्योंकि यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुका है। तो हम जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा तो हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि हमको पार्टी के बारे में हल्की हल्की जानकारी लेनी, जिससे क्या होगा हम एलिमिनेट कर पाएं, प्रश्नों को हटा पाएं। अब यहीं पर देखिए, अब ये पहला हमें नहीं पता कि ये सही है, पहले आप तो इसको पढ़िए। भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा लाया गया एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। अब बताइए कि न्याय, सीधी सी बात है कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर हमारे लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा भाई। अगर हम चुनाव ही नहीं करके, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनाव करके नहीं ला पाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो यहीं पर आपको हल्का सा लगे, डाउट लगे कि ये कथन तो नहीं हो सकता, एक तरफ सोचना है। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति क्या सोचेगा, जो डीप पढ़े होगा वो सोचेगा इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी तो अपने आप को जो पूरे पावर में थी, हो सकता है कि उनके अंदर जो है थोड़ी सी डिक्टेटरशिप वाली सिस्टम आ गया था, तो उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लाई। इमरजेंसी के चक्कर में उन्होंने अपने आप को मतलब राजा वाली भूमिका में आने की कोशिश की, रानी वाली भूमिका में आने की कोशिश की, तो इसलिए हो सकता है कि इसको परे कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल भाषा में पढ़ना कि ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा डेमोक्रेटिक जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा। यहीं पर फिर हम देखते हैं कि भारत के संविधान 99 एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको लेकर के था, उस समय चर्चा में चल रहा था ये। अब ये न्यायपालिका संबंधित प्रश्न है। अब बताइए न्यायपालिका अब करंट में जो चल रहा है, आपको उसकी पढ़ने की संभावना है कि नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आप बताइए। तो न्यायपालिका आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीजें हो जाएंगी, करंट में चल रहा हो उसी संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न में संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिक्रमण था। ऐसा कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, क्योंकि कार्यपालिका भाई हमारे यहाँ शक्ति का पृथक्करण है, कार्यपालिका न्यायपालिका में प्रवेश नहीं कर सकती। मान लो ये न्यायपालिका है, एन से न्यायपालिका लिख दिया, के से कार्यपालिका। अब कार्यपालिका न्यायपालिका में नहीं प्रवेश करेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, बाकी विधायिका और कार्यपालिका का थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में, अमेरिका में तो वो बिल्कुल अलग सेपरेट है। ठीक है, तो इसको पढ़ना, ये विशेष तौर पर जब हम कभी क्लास करेंगे, सोचेंगे कभी आप लोगों को, तो अभी गाइडेंस की भूमिका में मैं हूँ, जब कभी आप लोग डिमांड करेंगे तो क्लास भी पढ़ाएंगे, तो विस्तार से इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को जो है न्यायपालिका कार्यपालिका अच्छे से पढ़ना है और विधायिका भी पढ़नी है। फिर हम चलते सीधे, देखिए यहाँ पर भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन, इंग्लिश का भी जरूर देखते रहा करिए, उपबंध अथवा उपबंध अनुच्छेद 42
जब हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो हम इंग्लिश का भी लगा देंगे। अभी हमारे पास टीम का अभाव है, हमने जिन लोगों से ये पेपर सेट करवाने के लिए बोला तो उन्होंने जो है ऐसे अपने हाथ से टाइप किया। अब इंग्लिश की टाइप करने में उसको दिक्कत हो रही थी, तो बोला कि भैया जो है हिंदी में ही करवाने। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियाँ, अब क्या कह रहा है अनुच्छेद 42, ये क्या होती है? कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट पूर्ण न्याय, न्यायपालिका की शक्ति होती है, ये न्यायपालिका की शक्ति होती है। अब यहीं पर न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब न्यायपालिका की आपको न्यायपालिका अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ये पढ़ोगे तो आराम से जो है ये प्रश्न कर लोगे। अब मैं प्रश्नों को एक एक बार में पढ़ूंगा नहीं, आप पॉज करके प्रश्नों को देखिए, समझिए। अनुच्छेद 142 आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर न्यायपालिका के जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको आराम से पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। अब देखिए ये जो आयोग है, अब ये सब तो आपके लिए एक तो सूचना हो गई, बाकी आपको प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अब इस समय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग चल रहा है ना, सेकंड ARC चल रहा है। तो आपको थोड़ी सी दिमाग में रखना है कि क्या होता है। गवर्नेंस में मैं बताता ही रहता हूँ। राजमन्नार समिति क्या थी, सरकारी आयोग क्या था, संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा है तो राष्ट्रीय आयोग। अब ये यहाँ पर सन भी दिया हुआ है 1969, 1983, 2000। अब क्या होता है, यहीं से आपका पीटी का सवाल फिर बन जाएगा, अगली बार बोल देगा कि इनको सिक्वेंस में लगाओ। राजमन्नार समिति PCS में तो पूछ ही लेगा, सरकारी आयोग कुछ और रख देगा, अब कम से कम 2-3 तो यही रख देगा। तो आपको जो है कमेंट में मतलब कि इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये नीचे जो कमेंट जो ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में हल्का हल्का जान लो कि कब आया, क्यों आया, क्योंकि इनके जो है कोटेशन, जो इनके बातें जो इन्होंने सिफारिश की हैं उनको जो है मेंस में भी आप कोट करते हो। राज्यों से संबंधित है ना, राजमन्नार समिति, पंछी आयोग, सरकारी आयोग, तो इनके कोटेशन जो होते हैं वो मेंस में इस्तेमाल करने होते हैं, इसलिए यहीं पर इनको अच्छे से पढ़ लो। पीटी मेंस। अब आपको भाई ये तो रसगुल्ला है, मतलब कि खोया है, खोमावा है। अब इसको आपको आपके पास मटेरियल मिल गया, अब आपको कहीं भी इस्तेमाल कर लो। पीटी में आएगा तो पीटी में इस्तेमाल कर लो, मेंस में आएगा मेंस। बस आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अंदर एक्सेप्ट करना है। चलते हैं अगले। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि, अब यहाँ पर देखिए मैंने पीछे बताया था, तो यहाँ पर आपको राज्य की कार्यपालिका और विधायिका संबंधित ये प्रश्न है, कार्यपालिका संबंधित है, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है। मैंने पीछे बताया ही है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, जोड़ करके पढ़ना है। केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे हो तो राज्य की कार्यपालिका से जोड़ो, मतलब कि कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर विधायिका पढ़ो केंद्र की, तो राज्य की विधायिका से। न्यायपालिका पढ़ो तो पूरा देखते चले जाओ, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी 2 भागों में बांट कर देखो उसको, है ना, इस तरह से। फिर उसी के आधार पर मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय और भी जो है लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या थी, ये अवधारणा अगर पढ़ोगे तो इनसे यूपीएससी सवाल बनाता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके प्रश्न को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सा सही है? किसी भी केंद्रीय विधि, मतलब केंद्र के द्वारा बनाई गई विधि जो है, केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की अधिकारता नहीं होगी। फिर आ गया हाई कोर्ट, इसका मतलब आपको न्यायपालिका अच्छे से पढ़ना है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर, अब किसी भी संशोधन पर, अब ऐसे प्रश्नों को करना मैं सिखाऊंगा डिटेल एनालिसिस में। संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी प्रश्न तो मैं वहां कराऊंगा, बाकी आपको न्यायपालिका अच्छे से पढ़ना जाकर के, ठीक है। अब मैं सब टॉपिक इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पूरा ही पढ़ो न्यायपालिका। अब मैं यहाँ पर बता देता कि न्यायपालिका के अंतर्गत जाकर के ये चीज़ पढ़ो, ये मैं आपको कहाँ बताऊंगा, लिस्ट दूंगा 2025 तक। जब आप पूरा 2025 तक ये करा दूंगा तो आपको एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट से आप उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। मार्च के पहले दे दूंगा, जब ये समाप्त हो जाएगा डिटेल एनालिसिस करा लूंगा, ये भी करा लूंगा, तो मार्च के पहले आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। बस आप पेपर टाइम में इनको पढ़िए, अभी से पढ़ते रहिए, नहीं तो बाद में तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। इतने टॉपिक होंगे, उनको पढ़ते पढ़ते समय निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। अब आप इनमें से क्या पढ़ेंगे? 9वीं अनुसूची को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनसे सवाल यूपीएससी पूछ लेता है। इन्हीं से संबंधित केशवानंद भारती केस है, काफ़ी मतलब कि बेंचमार्क केस है केशवानंद भारती। यूपीएससी अक्सर जो है इसी से दिमाग लगा के यूपीएससी प्रश्न पूछता रहता है, तो इसलिए आपको जो है 9वीं अनुसूची पढ़ना, केशवानंद भारती पढ़ना है। 1951 में पहला संविधान संशोधन जब आया उसके बारे में शंकरी प्रसाद का मामला पढ़ना है, गोपालनवाद पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको अनुसूचियाँ पढ़नी, मोटा मोटा तो आप पढ़ ही सकते हो ना, अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो ये सब आपको 5 में क्या है, ये प्रश्न ऑटोमेटिक। ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको नॉर्मल ये सब तो पढ़ना है। जैसे भाग जितने भी संविधान में भाग दिए हैं, मोटा मोटा जान लो कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। उससे क्या होगा कि आपको एलिमिनेट करने में बहुत मदद मिलेगी। अनुसूची तो कम से कम पढ़ ही लो,
भाग पूरे पढ़ लो, अनुच्छेद पूरे जान जाओ कि अनुच्छेद यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है। लेकिन हर अनुच्छेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 1 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए, मतलब दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। बाकी आगे के अनुच्छेद जो करंट में चल रहा टॉपिक, न्यायपालिका संबंधित जो चीज़ें पढ़ोगे, कार्यपालिका संबंधित पढ़ोगे, विधायिका संबंधित, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। लेकिन 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक आपको पढ़ना है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों मतलब प्राइवेट सेक्टर को अंतरण अकृत शून्य घोषित किया जा सकता है, क्या किसके द्वारा किया जा सकती है, किस अनुसूची के द्वारा। तो आपको पता होगा कि आप तो आंसर पहुंच जाओगे। बाकी मांगे चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अब आप इसको जो है अनुच्छेद 19, कई लोग अनुच्छेद 19 मार के आए थे, अभी अनुच्छेद 21 था, ठीक है। अब आपको अच्छे से पढ़ना है कि अनुच्छेद 19 क्या है। जब आप पढ़ोगे भाई 1 से लेकर के आपको 51 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसी बीच में जो है आपको तुरंत अनुच्छेद 19 पढ़ लो, अनुच्छेद 21 पढ़ लो, अनुच्छेद 25 पढ़ लो, अनुच्छेद 29 पढ़ लो। अब जब आप अनुच्छेद 25 पढ़ोगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पढ़ लो एक उसमें, अनुच्छेद 29 से 29-30 पढ़ लो एक साथ मिला करके। फिर आप जो स्वतंत्रता के अधिकार का है तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक पढ़ लो, फिर उधर 14 से लेकर के 17 तक अलग पढ़ लो, 18 तक। तो इस तरह से पढ़ोगे तो आपको जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, मतलब कि उसके कूट को, मतलब क्वेश्चन अगर दिया है तो उसके जो कूट दिए हैं उनको अलग करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। आप देखिए ये बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वतंत्र स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। अब आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक, स्वतंत्रता के बारे में आप अच्छे से पढ़ो, ये एनसीईआरटी 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इनको पढ़ोगे स्वतंत्रता क्या होती है, जब आप ये सब पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक ये आंसर आपके हाथ में होगा। बाकी डिटेल एनालिसिस में हम अच्छे से कराएंगे। अब देखिए न्यायाधीश जांच अधिनियम, फिर आ गया न्यायपालिका। जब आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा न्यायाधीश जांच अधिनियम क्या है, ठीक है। ये उस समय क्या चर्चा, रंजन गोगोई सर थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई थी न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत। अब क्या हो रहा था कि सीजीआई के खिलाफ उस समय जो है मामला चल रहा था कि सीजीआई के खिलाफ नहीं हो सकता है ये, ठीक है, कि मतलब न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत, क्योंकि इसमें जो है मेन फैक्टर वही होता है, सीजीआई ही होता है, तो सीजीआई के खिलाफ कैसे जांच करेंगे। तो बड़ा मतलब क्रिटिकल मामला था, तो इसमें मेंस में शायद प्रश्न पूछा था और प्री में भी पूछा गया था, तो इसी संबंधित है। तो आपको करंट में ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। भारत के किसी पॉज करके इसको पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ लेना, जहाँ पर दिक्कत हो तो मुझे बताना। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस उस समय के करंट अफेयर से संबंधित था। बाकी आप न्यायाधीश जांच अधिनियम को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी से सवाल पूछ सकता है। उस समय क्या संशोधन हुआ था आपको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा, अभी टेलीग्राम में ये चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। फिर आप भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम सत्र अब क्या होता है, ये जब पढ़ोगे संसद तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल राज्य की विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, ठीक। प्रथम सत्र के प्रारंभ राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। अब आपको धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ना है यहीं पर, कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, उसमें अंतर देखना है, ठीक है। संसद के संदर्भ में क्या होता है कि जब पहली लोकसभा होती है तो उस समय राष्ट्रपति क्या संबोधित करता है, क्या ऐसा, मतलब अंतर करके पढ़ना। वही चीज मैंने बताया ना कि राज्य की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका दोनों को लिंक करके पढ़ोगे तब चीजें आपकी समझ में आएंगी। और यूपीएससी वैसे लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेता है, और जब पूछता है तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य की विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ऐसा है क्या। अब आप बताइए, मैंने बताया कि लिंक करके पूछता है। देखिए लिंक करके पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, साफ साफ दिख रहा है। तो आपको आज जो है एक प्रश्न और बचा, इसको कर लूँ। अब देखिए भारतीय वन अधिनियम इस समय बहुत चर्चा में चल रहा है, फॉरेस्ट एक्ट। अब फॉरेस्ट एक्ट आपसे पूछने की संभावना पूरी है, इस बार फिर यूपीएससी बना देगा। तो ये कथन से संबंधित इनके कथनों को अच्छे से पढ़ो और फॉरेस्ट एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लो। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, वन अधिकार से संबंधित यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों गौण वनोपज की स्वामित्व की अनुमति देता है। अब ये आपको ये जो है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006, ये आपको देखना अच्छे से, ठीक है। फिर यही चीज़ है अधिनियम 2006 बांस एक गौड़ वनोपज है, ये जब पढ़ोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और भारतीय वन अधिनियम 1927 ये क्या था, इसमें क्या हाल में संशोधन हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या, ये परिवर्तन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। आज जो है मैं टॉपिक आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। और ये आपके वन अधिकार अधिनियम और अनुसूचियाँ सारी पढ़नी है। और संविधान के भाग पढ़ने हैं, संविधान के भाग 1 से लेकर के जितने भी हैं वो सारे भाग पढ़ने हैं आपको। अनुसूचियाँ जितनी भी हैं 1 से लेकर के
जहाँ तक भी हैं 12 तक है वो आपको पढ़नी। विधायिका में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, केंद्र की पढ़नी। कार्यपालिका में राज्य की, केंद्र की। न्यायपालिका में भी एकीकृत न्यायपालिका, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक, ये टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं संबंधित आप देख रहे हो प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं हमेशा ये टॉपिक बताता हूँ। बताइए इनसे संबंधित प्रश्न बन रहा है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी स्थिति में होगे। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।